हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एस्पिरेंट्स कैंपस। दिस इज रिचा एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो है वेलफेयर एलोकेटिव एफिशिएंसी अंडर परफेक्ट कंपटीशन। ठीक है, तो इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे देखते हैं। सबसे पहले तो है हमारा इंट्रोडक्शन, उसके बाद है एफिशिएंसी डेफिनेशन एंड कॉन्सेप्ट्स। इसमें हम प्रोडक्टिव एफिशिएंसी, टेक्निकल एफिशिएंसी, एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग फर्म्स एंड एफिशिएंसी इन आउटपुट मिक्स, ये सारे टॉपिक्स देखेंगे। उसके बाद जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा एफिशिएंसी इन परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट फॉर्म, परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इकोनॉमी और कॉम्पिटिटिव प्राइसेस एंड एफिशिएंसी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ वेलफेयर इकोनॉमिक्स। और उसके बाद जो 8.6 है हमारा, इसमें एक्सटर्नलिटीज, पब्लिक गुड्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है बिकॉज ये एग्जाम में शॉर्ट नोट टाइप में या फिर लॉन्ग आंसर्स टाइप में किसी तरीके से भी आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। तो हमारी सोसाइटी की जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, ठीक है, जो हम इकोनॉमिक्स में देखते हैं वो क्या है, वो है स्कार्सिटी, स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। स्कार्सिटी का मतलब क्या है, रिसोर्सेज की कमी। ठीक है, द स्कार्सिटी विच इज द ओरिजिनेटर ऑफ एफिशिएंसी। अब जहां पे कमी होगी वहीं पे तो हम ये देखेंगे ना कि किस तरीके से कम रिसोर्सेज का हम ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे इस्तेमाल कर पाए, तो उसी को कहेंगे इफिशियंसी। ठीक है, कॉल फॉर ऑप्टिमल प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन इस तरीके से किया जाए कि वो हमें उसका यूटिलाइजेशन जो है रिसोर्सेज का वो 100% हो। कंजम्पशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ दीज स्केयर रिसोर्सेज in a general sense, economy is efficient। जनरल सेंस में इकोनॉमी इफिशिएंट कब होता है, जब वो कंज्यूमर को मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन यानी कि मोर डिजायर्ड सेट ऑफ गुड्स और सर्विसेज जो होते हैं वो दे पाता है। ठीक है, किसकी मदद से, टेक्नोलॉजी की मदद से। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट रिजल्ट इन इकोनॉमिक्स इज दैट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बाय परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट इज एफिशिएंट। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स जो होते हैं हम अज्यूम कर सकते हैं दैट सच अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट डज नॉट हैव एक्सटर्नलिटीज। एक्सटर्नलिटीज कैसे, नेगेटिव एक्सटर्नलिटीज में आता है पॉल्यूशन, स्मोकिंग, जो हमारी सोसाइटी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, या फिर इम्परफेक्ट इंफॉर्मेशन। तो चैप्टर 1 में हम स्कार्सिटी और प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व हम पढ़ चुके हैं और इस चैप्टर में हम पैरेटो इफिशिएंसी के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि पैरेटो कौन थे, विल्फ्रेड पैरेटो एक इकोनॉमिस्ट थे 19th सेंचुरी में, इटली के। ठीक है, ऑपरेशन ऑफ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट स्ट्रक्चर ब्रेक्स डाउन देयर by losses its property achieving the efficient allocation of resources। तो यहाँ पे हम देख सबसे पहले ये समझेंगे एफिशिएंसी क्या है। पैरेटो के अकॉर्डिंग पैरेटो एफिशिएंसी एलोकेशन क्या है, तो एक एलोकेशन तभी पैरेटो एफिशिएंट हो पाता है जब वहां पे एक पर्सन का फायदा हो बिना किसी दूसरे पर्सन के नुकसान के। ठीक है, तो यहाँ पे हम जब भी देखते हैं डिविजन्स को देखते हैं या फिर हमने पीपीसी कर्व जब पढ़ा, तो अगर हम एक चीज की प्रोडक्शन को बढ़ाते हैं तो दूसरे चीज की प्रोडक्शन अपने आप कम हो जाती है। उसी तरीके से हमारी इकोनॉमी में क्या होता है, मान लीजिए 99 रुपीज है और आपको 2 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करना है। एक को दिया आपने 49 रुपीज, एक को दिया आपने 50 रुपीज। अब अगर आपको डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेट करना हो, चेंज करना हो फिर से, तो अगर आप इसको 50 बनाना चाहेंगे तो ये अपने आप 49 हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से क्या होगा, इसका लॉस हुआ, इसका प्रॉफिट हुआ। तो अगर आपको इसका प्रॉफिट करना है तो इसके बिना लॉस के इसका प्रॉफिट नहीं हो सकता। तो ये क्या है, पैरेटो इफिशिएंट नहीं है। पैरेटो इफिशिएंट तब होता जब इसका भी लॉस नहीं होता और तब भी इसका प्रॉफिट हो जाता। जैसे कि ये 50 है तो ये 50 का 50 ही रहे और साथ में ये भी 50 हो जाए। ठीक है, तभी ये पैरेटो इफिशिएंट कहलाएगा। ठीक है, समझ आ गया। तो देखिए आगे देखते हैं हम, इंपॉर्टेंट टू नोट द अचीवमेंट ऑफ पैरेटो इफिशिएंसी। पैरेटो इफिशिएंसी की अचीवमेंट्स को
देखना जरूरी है। रिसोर्सेज एलोकेशन रिक्वायर्स इफिशियंसी इन प्रोडक्शन विच इज पॉसिबल ओनली विद टेक्निकली इफिशिएंट एलोकेशन। तो ये कब पॉसिबल है? जब हम टेक्नोलॉजी का यूज करें, ठीक है, टेक्निकली इफिशिएंट एलोकेशंस का हम यूज करें। तो ये तभी अचीव हो सकता है विद इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द फर्म्स। रिसोर्सेज के इफिशिएंट यूज से या इफिशिएंट एलोकेशन से ही हम ये चीजें जो है अचीव कर पाएंगे। पैरेटो इफिशिएंसी तभी अचीव हो पाएगी, ठीक है। तो चलिए देखते हैं आगे। प्रोडक्टिव इफिशियंसी, अब इसमें कई पार्ट्स आते हैं। पहला है प्रोडक्टिव इफिशियंसी। प्रोडक्शन में हम इफिशियंसी कैसे लेके आ सकते हैं? तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में हमने सुना होगा, उसी तरीके से एक और है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो पैरेटो के टर्मिनोलॉजी के अकॉर्डिंग एक एलोकेशन जो होता है रिसोर्सेज का वो इफिशियंट होता है प्रोडक्शन में, ठीक है, या फिर टेक्निकली इफिशियंट होता है प्रोडक्शन में। अगर कोई भी रीएलोकेशन परमिट की जाती है मोर ऑफ वन गुड टू बी प्रोड्यूस्ड विदाउट नेसेसरली रिड्यूसिंग द आउटपुट ऑफ सम अदर गुड्स। दूसरे गुड की आउटपुट को बिना कम किए हुए अगर आप पहले गुड की आउटपुट को इंक्रीज कर देते हैं, ये अपना कांस्टेंट रहेगा और इसको आपने इंक्रीज कर दिया, देन इट इज पैरेटो एफिशिएंट, ठीक है। अब यहाँ पे हम समझेंगे हमारे पास गुड्स एंड सर्विसेज हैं, दो चीजें हैं, गुड्स एंड सर्विसेज हैं। अब सर्विसेज को हम थोड़ा सा कम करके अगर गुड्स को हम ज्यादा इंक्रीज कर पाते हैं तब भी वो एफिशिएंट होगा, क्योंकि बिना सर्विसेज को कम किए हम गुड्स को इंक्रीज नहीं कर पाएंगे, पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो इसी की वजह से अब यहाँ पे देखिए जो ये सी है ये इनएफिशिएंट है, पैरेटो इनएफिशिएंट। ए और बी जो है ये पैरेटो इफिशिएंट है, जो भी एक पीपीसी कर्व पे यानी कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी ये जो कर्व पे आते हैं ये क्या होंगे? इफिशिएंट होंगे। अब ये देखिए 11 से 12 इंक्रीज हुआ, लेकिन सर्विसेज जो है ज्यादा डिक्रीज हो गई है। गुड्स तो थोड़ा ही इंक्रीज हुआ है, 1 पॉइंट इंक्रीज हुआ है, लेकिन सर्विसेज कितनी डिक्रीज हो गई है? अराउंड 5 पॉइंट्स डिक्रीज हुई है। अब यहाँ पे क्या है देखिए, गुड्स जो है 11 to 15 4 पॉइंट इंक्रीज हुआ है और सर्विसेज यहाँ पे सिर्फ 3 पॉइंट डिक्रीज हुई है। Then A and B both are efficient and C is inefficient because it is under the curve, ठीक है। देखिए अब इसी चीज को, इसी फिगर को आपको बनाने के बाद समझाना भी है, इसी तरीके से आपको एक्सप्लेन भी करना है। जैसे रिसोर्सेज जो होते हैं एलोकेट होते हैं, ठीक है, सो दैट प्रोडक्शन वाज इनएफिशिएंट, दैट इज प्रोडक्शन वाज अकरिंग एट अ पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। प्रोडक्शन कहां पर हो रहा है? अंदर हो रहा है फ्रंटियर के, तो ये क्या हो गया? इनएफिशिएंट हो गया। इट वुड बी देन पॉसिबल टू प्रोड्यूस मोर ऑफ एटलीस्ट वन गुड एंड नो लेस ऑफ एनीथिंग एल्स। तो ये कब पॉसिबल हो पाता? कम से कम एक गुड ज्यादा होता और कोई चीज कम नहीं होती, तब हम मान सकते थे कि ये क्या है? ये इफिशिएंट है। दिस इंक्रीज्ड आउटपुट कुड बी गिवन टू सम पर्सन मेकिंग हिम और हर बेटर ऑफ। यानी कि इसको बिना कम किए हुए अगर ये इंक्रीज हो जाता दूसरा वाला, तो हम कह सकते थे कि ये पैरेटो इफिशिएंट है। तो जिस तरीके से पैरेटो इफिशियंसी होता है उसी तरीके से पैरेटो इनएफिशिएंसी भी होता है, ठीक है। तो inefficiency in production is also Pareto inefficiency. Point C is inefficient because you could produce more goods or services with no opportunity cost. चलिए तो आगे देखते हैं। Productive efficiency will also occur the lowest point on the firm's average cost curve. Productive efficiency is concerned with producing goods and services with optimal combination of inputs, ठीक है। उसी चीज को थोड़ा सा और एलैबोरेट करके यहाँ पे दिया हुआ है। अब उसके बाद आता है आपका टेक्निकल एफिशिएंसी। टेक्निकल एफिशिएंसी क्या होता है? टेक्निकल इफेक्ट्स की वजह से अगर कुछ इफिशिएंट होता है, इनपुट्स आपके इंक्रीज होते हैं, ठीक है, with which a given set of input is used to produce an output,
इनपुट्स को यूज किया जाता है आउटपुट प्रोड्यूस करने के लिए। फर्म इज सेड टू बी टेक्निकली इफिशिएंट। तो फर्म क्या कहलाएगा? टेक्निकली इफिशिएंट। अगर फर्म जो होता है प्रोड्यूस करता है मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम मिनिमम क्वांटिटी ऑफ इनपुट सच एज लेबर, कैपिटल, टर्मिनोलॉजी, तो ये टेक्निकल इफिशियंसी होगा। ठीक है। अब टेक्निकल इफिशियंसी जो होगा वो प्री कंडीशन है किसके लिए? ओवरऑल पैरेटो इफिशियंसी के लिए। ठीक है। टेक्नोलॉजी जब तक यूज नहीं करेंगे तब तक आप इफिशिएंट नहीं बना सकते हैं उसको। अब देखिए इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग फर्म्स। अब यहां पे हमारे सामने एक ये है, देखिए फिगर। इस फिगर को समझना इंपॉर्टेंट है। देखिए अब हम दो एक्सिस क्रिएट करते हैं, ये इस तरीके से नहीं, आइसो क्वांट्स ही है ये। देखिए अब मान लीजिए ये आपके दो ग्राफ हो गए। आइसो क्वांट कर्व में इंडिफरेंस कर्व जो होता है वो एक दूसरे को काटता नहीं, इस तरीके से होता है, ऐसे आइसो क्वांट्स होते हैं। उसी तरीके से ये ऐसे होता है आइसो क्वांट्स। ठीक है। ये क्या है? ओ एक्स है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। ये क्या है? ओ वाई है। ठीक है। अब जब हम इसको इस तरीके से बॉक्स में बंद कर देंगे, ओ एक्स एक्सिस यहां पर है और इसका जो हम ओ वाई का ये एक्स एक्सिस बना देंगे और ये वाई एक्सिस बना देंगे, और इसका वाई एक्सिस का जो है इस तरीके से चलता जाएगा। देखिए और एक्स एक्सिस जो है आपका उसका इस तरीके से चलता जाएगा। दोनों अगर मिल गए तो एक साथ हमने एजवर्थ जो बॉक्स है वो बना दिया। तो इस तरीके से ये फिगर आपका बना है। ठीक है। इस दोनों को हमने एक तरीके से बॉक्स की तरीके से ऐसे बना दिया और इसको ऐसे कर दिया। अब ये जहां जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं वो तो इफिशिएंट है, लेकिन जहां पे एक दूसरे को काट रहे हैं ये जो पॉइंट होगा ये इनएफिशिएंट हो जाएगा। चलिए इफिशिएंट एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग फर्म्स। तो इन ऑर्डर टू अचीव टेक्निकल इफिशियंसी रिसोर्सेज को हम क्या करेंगे? एलोकेट करेंगे करेक्टली अमंग फर्म्स, फर्म्स के अंडर। ठीक है। रिसोर्सेज शुड बी एलोकेटेड टू दोज फर्म्स वेयर दे कैन बी मोस्ट इफिशिएंटली यूज्ड। रिसोर्सेज को हम कहां पे एलोकेट करेंगे? उन फर्म्स में जहां पे इसका ज्यादा से ज्यादा बढ़िया से बढ़िया यूज हो सके, इफिशिएंटली इसको यूज किया जा सके। The condition for efficient allocation is that marginal physical product of any resource in the production of a particular good is same no matter which firm produce that good। इससे मतलब नहीं होता है कि कौन सा फर्म जो है उस गुड को प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है। उसका ज्यादा से ज्यादा अच्छे से अच्छे यूज होना चाहिए और वो इफिशिएंटली यूज होना चाहिए। ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ मार्जिनल प्रोडक्टिविटी विल इंश्योर द एफिशिएंटली एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है। Among the firm producing any one good, that condition is not enough to ensure that inputs are allocated efficiently among firms producing different goods। अब जो फर्म्स होती है वो अलग अलग तरीके की गुड्स को प्रोड्यूस करती है। ठीक है। The additional condition for such efficiency is that रेट्स ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन, आरटीएस, आरटीएस यानी कि रेट्स ऑफ टेक्निकल सब्सटीट्यूशन। तो ये एडिशनल क्या है? कंडीशन है एक तरीके का। और इसको क्या कहते हैं? ये जो हमने बनाया है इसको हम कहेंगे एजवर्थ बॉक्स। ठीक है। एजवर्थ बॉक्स डायग्राम।
तो अब इसके बारे में देखते हैं। देखिए अब इस फिगर में हम क्या देख रहे हैं, इस फिगर में हम टेक्निकली इफिशिएंट वेज देख रहे हैं टू एलोकेट द फिक्स्ड अमाउंट ऑफ के। ठीक है, टोटल के कितने हैं उसको हम एलोकेट कर रहे हैं, एंड वन बिटवीन द प्रोडक्शन ऑफ टू आउटपुट्स, दो आउटपुट्स के बीच में प्रोडक्शन है। OX एंड OY जो है लोकस है, इफिशिएंट पॉइंट्स है। अब ये जो बॉक्स है इसको रिप्रेजेंट कर, ये क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट टोटल लेबर आवर्स एंड हाइट ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट टोटल कैपिटल आवर्स। तो लोअर लेफ्ट हैंड कॉर्नर ऑफ द बॉक्स रिप्रेजेंट ओरिजिन, ये जो है इसका ओरिजिन है जिसमें हम कैपिटल एंड लेबर को मेजर कर सकते हैं गुड एक्स के लिए। अपर हैंड राइट हैंड कॉर्नर यानी कि ऊपर वाला जो कॉर्नर है वो उसका ओरिजिन क्या है, y है यहाँ पे। ठीक है, ओरिजिन y है। अब इन कन्वेंशंस के थ्रू एनी point in the box can be regarded as fully employed allocation of resources। ठीक है, तो इसको हम देख पा रहे हैं आइसो क्वांट्स हमने बनाए हैं दो, आइसो क्वांट्स विल इंटरसेक्ट, जहां पे दो गुड्स के आइसो क्वांट इंटरसेक्ट होंगे वी कैन शो इनएफिशिएंसी एज वी डिड फॉर पॉइंट ए। पॉइंट ए जो मैंने आपको ऊपर बताया था वो क्या शो कर रहा है, इनएफिशिएंसी को शो कर रहा है। ठीक है, एट द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, टेंजेंसी के पॉइंट्स पे दिस काइंड ऑफ अनएम्बिगुअस इंप्रूवमेंट कैन नॉट बी मेड। ठीक है, अब P1 P2 P2 to P3 for example more X being produced but at the cost of less Y being produced, P3 is not more efficient than P2। अब यहाँ पे ऊपर हम अगर देखें P2 P3 को तो ये क्या होगा, ज्यादा एफिशिएंट नहीं होगा P3 से। अगर हम पॉइंट मान लेते हैं दो चार तो द इफिशिएंट एलोकेशन 8.2, यहाँ पे देखिए अगर हम P1 P2 P3 मान लें यहाँ पे, ठीक है P4 तक हमने माना, तो क्या होगा P3 is not more efficient than P2, both of the points are efficient। Tangency of the isoquant of good X and Y implies that their slopes are equal। इनकी जो टेंजेंसी है एक दूसरे को ये जिस तरीके से कट नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसको टच करके जो निकल रहे हैं, ये क्या बताता है कि इनके जो स्लोप्स है वो इक्वल हैं। The rate of technical substitution of capital for labor is equal in X and Y production। ठीक है, तो ये जो पॉइंट होगा ये एफिशिएंट होगा, लेकिन अगर कोई पॉइंट जो है वो इस तरीके से काट रहा है एक दूसरे को, तो ये जो पॉइंट होगा ये इनएफिशिएंट होगा। क्या होगा, ये इनएफिशिएंट होगा। ठीक है, अब इससे नेक्स्ट टॉपिक जो है वो हम बाद में पढ़ेंगे, इसको एक बार और थोड़ा सा देख लेते हैं। कर्व ज्वाइनिंग OX एंड OY दैट इंक्लूड ऑल दीज पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी देयरफॉर शो ऑल ऑफ द एफिशिएंट एलोकेशन ऑफ कैपिटल एंड लेबर। पॉइंट ऑफ दिस कर्व आर इनएफिशिएंट इन दैट एम्बिगुअस इंक्रीज इन आउटपुट, ambiguous increase in output can be obtained by reshuffling input between the two goods। मतलब इनपुट्स को अगर हम चेंज कर दें दोनों गुड्स के, ठीक है, लेकिन इसका जो पॉइंट रहेगा वो एम्बिगुअस यानी कि क्लियर नहीं रहेगा, अनक्लियर रहेगा कि कितना इंक्रीज हो रहा है। पॉइंट ऑन द कर्व OX एंड OY आर ऑल इफिशिएंट एलोकेशंस because more X can be produced only by cutting back on production of Y। ज्यादा से ज्यादा X कब प्रोड्यूस हो रहा है, जब आप Y के प्रोडक्शन को कट कर रहे हैं। Y के प्रोडक्शन को जब आप कट कर रहे हैं तो X का प्रोडक्शन हो रहा है। ठीक है, और जहां पे ये देखिए Y2 है और Y2 जो है ये X2 को कट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, इनएफिशिएंट हो गया। यहाँ पे प्रोडक्शन क्या है, इनएफिशिएंट है। जहां पे ये बस
एक टेंजेंट की तरह टच करके जा रहा है, वहां पे इफिशिएंट है प्रोडक्शन। ठीक है, तो P2 जो है वो P3 से ज्यादा एफिशिएंट माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो आई होप आपको ये जो है एजवर्थ बॉक्स ये वाला पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नहीं हुआ होगा तो हम फिर से एक बार इसको देख लेंगे। ठीक है, इफ यू लाइक द वीडियो देन डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर more video updates and best of luck for your exams. Thank you.